इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग में से जब इजिप्शियन किंग टूटन खामून का ख़जाना दरियाफ्त किया गया तो इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। 26 फीट पहाड़ के अंदर छुपा हुआ ये टूम 3000 सालों में पहली बार खोला गया था, जिसके अंदर लातादाद खजाने और किंग टूटन खामून की मम्मी भी मौजूद थी। इस टूम में से मिलने वाला खाना बिल्कुल प्योर था और इसका टोटल वज़न 1,03,000 तोला सोने के बराबर था, जो तकरीबन एक टोयोटा गाड़ी के वज़न के बराबर बनता है। वैसे तो इस टूम से मिलने वाला तमाम खजाना और गोल्ड प्राइसलेस है, लेकिन अगर एक एस्टिमेट लगाया जाए तो आज के दौर में इसकी कीमत 5.5 अरब रुपयों के बराबर है। ये टूम डिस्कवर होने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ये देखकर परेशान थे कि आज के मॉडर्न दौर में भी इतना ज़्यादा सोना पहाड़ों से ढूंढने और निकालने में एक माइनिंग कंपनी को कम से कम भी 10 साल लग जाते हैं। तो आखिर 3000 साल पहले, जब ना ही कोई मशीनरी थी और ना ही कोई टेक्नोलॉजी, तब एंशिएंट इजिप्शियंस ये सोना निकाला तो कैसे निकाला और कहाँ से? फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस फॉशर अपनी टीम के साथ इस मुश्किल तरीन चैलेंज का राज जानने के लिए मैदान में उतर आए। सबसे पहले थॉमस ने मिलने वाले सोने को कई सालों तक अच्छी तरह स्टडी किया और उसके कंपोजिशन मुख्तलिफ जगहों पर निकलने वाली गोल्ड से कंपेयर की। कई सालों के बाद आखिरकार थॉमस और उसकी टीम को ये तो मालूम पड़ चुका था कि टूटन खामून की टॉम से मिलने वाला सोना भी किंग्स वैली के आसपास के पहाड़ों से ही निकाला गया था। अब चैलेंज ये था कि वो पहाड़ ढूंढना जहाँ से एंशिएंट माइनर्स इतना ज़्यादा सोना निकालते थे। लेकिन ये टास्क कोई हल्का फुल्का टास्क नहीं था। किंग्स वैली के गिर्द हज़ारों पहाड़ मौजूद हैं और ये जानना कि सोना कौन से पहाड़ से निकाला गया था, ये वाकई एक इंतहाई मुश्किल काम था। फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस फॉशर अपने एक आर्कियोलॉजिस्ट दोस्त के साथ मिलकर किंग्स वैली से दूर 80 किलोमीटर दूर एक सहरा में पहुंच गए, क्योंकि इस डेजर्ट में कई ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिनके अंदर सोने के ज़रात छुपे हैं। इसी वजह से उनका मानना था कि अगर टूटन खामून के टॉम से मिलने वाला सोना भी इसी डेजर्ट से निकाला गया था तो यहाँ माइनिंग ऑपरेशन के कोई ना कोई निशानात ज़रूर मिलेंगे। ये सहरा 1,36,000 स्क्वायर फुट किलोमीटर तक फैला हुआ है, जहाँ गर्मी और पानी की शॉर्टेज की वजह से ज़िंदगी ना होने के बराबर है। थॉमस का मानना था कि इतना ज़्यादा सोना अगर इसी सहरा के किसी पहाड़ से निकाला गया होता तो जाहिर है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा मैन पावर भी लगी होगी। थॉमस और उसका साथी इसी खोज में सहरा के अंदर जाते रहे। इस बंजर सहरा में कई घंटों तक सफ़र करने के बाद काफ़ी अंदर जाकर उनको पहाड़ के नीचे एक अजीब मंजर देखने को मिला। करीब जाकर मालूम पड़ा कि ये एक कदीम ज़माने का कुआं था जो पूरी तरह से खुश्क हो गया था। यह बात तो जाहिर थी कि ये कुआं किसी दौर में यहाँ से गुजरने वाले काफिलों को पानी फराहम करता था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर यहाँ कुछ और भी था जो इस कुएं से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। यहाँ थॉमस और इसके साथी को एक पुराना कमरा भी बना हुआ मिला जो अंदर से एक इबादतगाह का मंजर पेश कर रहा था। इस कमरे की दीवारों और छत पर काफ़ी मेहनत से पत्थरों पर कार्विंग करके पेंटिंग्स बनाई गई थी। जब इस आर्ट वर्क को गौर से देखा गया तो इसमें एक ऐसा राज छुपा था जिसको देखकर यकीन करना मुश्किल था। थॉमस के साथ इसका दोस्त जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने बताया कि इस पेंटिंग में वही राज छुपा है जिसकी तलाश में हम लोग निकले हैं। पेंटिंग में ज़ाहिर था कि इस सहरा में बना ये कुआं और रेस्ट रूम इस सहरा का सबसे पहला स्टॉप था, जहाँ पर एंशिएंट गोल्ड माइनर्स आराम करने के लिए रुकते थे। एंशिएंट इंजीनियर्स ने गोल्ड माइन तक जाने के लिए कुओं और रेस्ट एरियाज़ का एक नेटवर्क बनाया हुआ था। एक अंदाजे के मुताबिक हर एक रेस्ट एरिया 70 से 80 किलोमीटर तक दूर था और एक रेस्ट एरिया से दूसरे तक पहुंचने के लिए माइनर्स की टीम को कई दिन लग जाते थे। जहां इस रेस्ट एरिया से मिलने वाले इंफॉर्मेशन से थॉमस और उसका साथी बहुत खुश भी हुए, वहीं दूसरी तरफ इनको ये भी मालूम पड़ गया था कि ऐसे कई स्टॉप्स तक उनको आगे मज़ीद ट्रैवल करना है, क्योंकि जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए थॉमस कई सालों से इंतज़ार कर रहा था और वो मंजिल अब बहुत ज़्यादा करीब थी। इसी वजह से उन्होंने सहरा की गहराई में जाने का फ़ैसला किया। बंजर सहरा में एक के बाद दूसरा रेस्ट एरिया आता गया, लेकिन गोल्ड माइन जैसी कोई चीज़ भी नज़र नहीं आई। आखिरकार पूरे 2 दिनों के बाद थॉमस को एक पहाड़ के किनारे पड़े ढेर सारे पत्थर दिखाई दिए। देखने में तो ये नॉर्मल सीन था, लेकिन थॉमस का मानना था कि ये जगह एंशिएंट गोल्ड माइनर्स का कैंप लगती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जी हाँ, इस जगह पर पत्थरों से बने हुए कुछ ऐसे टूल्स मिले जिनकी मदद से पत्थरों को तोड़कर उनके अंदर से सोना
निकाला जाता था। यह पत्थर जो दिखने में एक नॉर्मल पत्थर लगता है, इसको इस टूल की मदद से तोड़कर क्रश किया जाता था और फिर उस क्रश में से सोने के ज़रात को अलग किया जाता था। जब इस जगह मज़ीद सर्चिंग की गई तो यहाँ गोल्ड माइनिंग के कई टूल्स ज़मीन पर पड़े दिखाई दिए, क्योंकि थॉमस को एंशिएंट गोल्ड माइनिंग टेक्निक के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी थी। इसी वजह से उसका मानना था कि एंशिएंट माइनर्स इन पहाड़ों को खोद कर इनमें टनल्स बनाते थे। इन टनल्स में ख़ास किस्म के पत्थर ढूंढकर उनको इस माइनिंग कैंप में लाया जाता था, जहाँ वो ये इस वक्त मौजूद है। माइनिंग कैंप में मौजूद माइनर्स की दूसरी टीम इन पत्थरों को क्रश करके इनमें से सोना निकालती थी और फिर वो सोना किंग्स वैली में बेचा जाता था। थॉमस को एक एंशिएंट गोल्ड माइनिंग कैंप तो मिल चुका था, लेकिन अफसोस इस बात का था कि जिन टनल्स की वो बात कर रहा था, ऐसा एक भी टनल उसको दिखाई नहीं दिया। शायद हज़ारों साल पहले खोदे गए टनल्स कमज़ोर थे और अर्थक्वेक की वजह से कोलैप्स हो चुके थे। एक्सपर्ट का मानना है कि गोल्ड माइनिंग का ये तरीका बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर उस दौर में 100 लोग एक हफ्ते तक गोल्ड माइनिंग का काम करते होंगे तो उसमें से वो सिर्फ 1 स्पून गोल्ड का इकट्ठा कर सकते होंगे। यानी ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि टूटनखामुन के टूम से मिलने वाला सोना गोल्ड माइनिंग करने में हज़ारों एंशिएंट माइनर्स एक ही वक्त में काम करते थे, लेकिन फिर भी उनको ये टास्क कंप्लीट करने में कई साल लगे होंगे। माइन किया गया सोना छोटे छोटे ज़रात में किंग्स वैली में बेचा जाता था, जहाँ पर एक अलग टीम उनको मुख्तलिफ शेप्स में ढालती थी, जिसमें टूटनखामुन का डेथ मास्क, कॉफिन, स्टैचूज़, ज्वेलरीज, चेयर्स और गोल्ड चैरियट भी शामिल था। 1922 में जब हॉवर्ड कॉटन ने ये टूम डिस्कवर किया था, तब उसमें 5000 मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मौजूद थीं। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।